और उसका टॉपिक है निर्वाचन आयोग का कार्यकाल। इसके पहले निर्वाचन आयोग के बहुसदस्यीय टॉपिक हो गया था और आज है निर्वाचन आयोग के कार्यकाल के बारे में हम लोग जानेंगे समझेंगे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इन दोनों में से जो भी लागू होता है, रह सकते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु तक जो भी पहले लागू होता है वहाँ तक रह सकते हैं। लेकिन यह प्रावधान 1972 के पहले नहीं था। इसीलिए 1972 के पहले 2 निर्वाचन आयुक्त, कौन कौन? शिव कुमार सेन तथा के सुंदरम, ये 8 वर्ष तक रहे हैं चुनाव आयुक्त। तो निर्वाचन आयोग के कार्यकाल तो कितने वर्ष तक है? 6 वर्ष या 65 वर्ष तक उम्र। ठीक है, इन दोनों में से जो भी पहले लागू होता है उसी पे हो जाता है। लेकिन 1972 के पूर्व तक ये प्रावधान नहीं था, इसीलिए शिव कुमार सेन तथा के सुंदरम जो है 8 वर्ष तक निर्वाचन आयुक्त रहे। 1972 के पहले पूर्व तक यह व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए शिव कुमार सेन व के सुंदरम, ये दोनों जो है 8 वर्ष तक निर्वाचन आयुक्त रहे। ये व्यवस्था जो है 1972 के बाद लागू होता है। अब अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक रहेगा, लेकिन 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनका कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र जो है 65 वर्ष। अब अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त जो हैं, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र में जो भी पहले लागू होता है तब तक रह सकते हैं। अब पद त्याग या हटाया जाना, रिजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम पोस्ट, पद त्याग या पद से हटाया जाना। ठीक है, रिजाइग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम पोस्ट। तो पद त्याग, तो निर्वाचन आयुक्त जो है या अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त कभी भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। यानी समय पूरा होने के पूर्व भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त जो है राष्ट्रपति को त्यागपत्र करके अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार से पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार से उन्हें पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कदाचार या अक्षमता के आधार पर। कदाचार या अक्षमता के आधार पर जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को
हटाया जा सकता है। अब कदाचार या अक्षमता का आरोप साबित हो जाने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर पद से हटाया जा सकता है। अब अन्य निर्वाचन आयुक्तों तथा प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को उनके पदों से हटाने की प्रक्रिया काफ़ी सरल है और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सिफारिश पर उनके पद से हटाया जा सकता है। अब निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। अब इनके कार्य एवं शक्तियाँ क्या देखिए क्या है। निर्वाचन आयोग के कार्यों तथा शक्तियों के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(1) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(1) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(1) में निर्वाचन आयोग के कार्यों शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 324(1) के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या संसद एवं विधान मंडलों के लोकसभा संसद या विधान मंडलों के सदस्यों का निर्वाचन या विधान मंडलों के चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग किनका चुनाव करता है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और संसद एवं विधान मंडलों का चुनाव जो है निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता बनाए रखने का दायित्व निर्वाचन आयोग का है। चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता बनाए रखने का दायित्व किनका है? ये भी निर्वाचन आयोग का है, जिसके लिए उसे जो है व्यापक शक्तियाँ मिली हुई हैं या प्राप्त हुई हैं। चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है, परंतु अधिसूचना जारी होने के बाद मतदान से लेकर मतगणना तथा परिणामों की घोषणा करने तक की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। अब चुनाव आयोग के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या इसको देखिए। पहली क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। दूसरा है मतदाता सूची को तैयार करना। तीसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चौथा है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। और पांचवा है निर्वाचन का संचालन करना। और छठवां है चुनाव रद्द करना। तो चुनाव के संदर्भ में निर्वाचन आयोग का सर्वप्रथम कार्य क्या है? परिसीमन करना। अब प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न हुए थे और इसके लिए परिसीमन का कार्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अधीन अध्यादेश जारी करके किया गया था। इस व्यवस्था में कई खामियां पाई गईं। परिणामतः 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियमित पारित किया गया। परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत यह प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ही सामान्यतः परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है भारत के परिसीमन आयोग का जो है पदेन अध्यक्ष होता है।
परंतु यह भी आवश्यक नहीं है। इस आयोग में सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। परिसीमन आयोग में जो है सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं तथा 2 से 7 तक राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। परिसीमन आयोग एक शक्तिशाली निकाय होता है और परिसीमन के मामले में इसका निर्णय अंतिम होता है। परिसीमन आयोग के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। परिसीमन आयोग जो निर्णय दे देता है उसके विरुद्ध जो है कोई भी किसी भी न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता। अब स्वतंत्र अब मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव का ये भी कार्य है मतदाता सूची तैयार करना। निर्वाचन आयोग का दूसरा मुख्य कार्य क्या है? लोकसभा विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव या मध्यावधि चुनाव के पूर्व मतदाता सूची तैयार करना है। मतदाता सूची में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का नाम जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और भारत का नागरिक है और संविधान या विधानमंडल द्वारा निर्मित की गई किसी विधि के अधीन अनिवास वित्त विकृत अपराध या किसी भ्रष्ट आचरण के आधार पर मताधिकार के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है। अब क्या कार्य है चुनाव आयोग का? राजनीतिक दलों को मान्यता देना, रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। चुनाव आयोग का तीसरा मुख्य कार्य राजनीतिक दलों को राष्ट्र स्तरीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करना है। राजनीतिक दलों को यह मान्यता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1954 की धारा 19(1) के अधीन दी जाती है। 1954 की धारा 19(1) के तहत दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हेतु मान्यता की आवश्यक शर्तें क्या है? अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं। क्या है? लोकसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 2% अर्थात सीटें जो कम से कम 3 राज्यों से हो या सीटें जो कम से कम या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध पड़े मतों का 6% मत प्राप्त करने के साथ साथ किसी राज्य या राज्यों से कम 4 सीटों पर जीत मिलना आवश्यक है। अब राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक शर्तें होती हैं? किसी राज्य स्तर दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि उसे या तो संसदीय या विधानसभा के विगत आम चुनाव में उस राज्य में कुल वैध पड़े मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हुआ हो और उसने विधानसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त की हों या उसने राज्य विधानसभा में कम से कम 3% सीटें अथवा कम से कम 3 सीटों जो भी अधिक हों पर विजय प्राप्त की हो। राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर की पार्टी की मान्यता खो देने के बाद भी 6 वर्ष तक उसकी मान्यता बनी रहेगी परंतु उसे अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी की मान्यता प्राप्त कर लेती है तो उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता प्रदान की जाएगी। 1951 में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 14 तथा क्षेत्रीय दलों की संख्या 60 थी। भारत के मूल संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं है। यह प्रावधान 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था। वर्तमान में लोकसभा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जमानत की राशि 25,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए 12,500 रुपये है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के स्थानीय और विशेष चुनाव चिन्ह
आवंटित किए जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें रेडियो तथा टेलीविज़न पर चुनाव बुलेटिनों के प्रसारण की भी सुविधा दी जाती है। अब चुनाव आयोग का क्या काम है? चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव आयोग का कार्य एक है चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव चिन्ह प्रदान करना नहीं करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व सभी राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह, जबकि बिना मान्यता प्राप्त दलों को अनारक्षित तथा अस्थायी चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। चुनाव चिन्हों के बारे में विवादों का निपटारा भी चुनाव आयोग ही करता है, परंतु आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अब निर्वाचनों का संचालन। निर्वाचनों का संचालन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार भारत का चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों के आम चुनाव के साथ मध्यावधि तथा उपचुनाव का भी अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करता है। मतदान के बाद चुनाव की मतगणना तथा परिणामों की घोषणा भी उसी के द्वारा की जाती है। उपरोक्त के अतिरिक्त इन सभी के अलावा चुनाव आयोग के निम्न कार्य हैं, उसे भी हम जान जाए। पहला क्या है? संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन चुनाव आयोग संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है, परंतु राज्य विधानमंडल के संबंध में यह कार्य राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से किया जाता है। दूसरा है, चुनाव में गड़बड़ी या धांधली होने पर चुनाव आयोग चुनाव को रद्द करके पुनः मतदान करवा सकता है। तीसरा है, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में अनुपालित की जाने वाली आचार संहिता का निर्माण चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाता है, जो समांतर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही लागू हो जाती है। चौथा है, उम्मीदवारों द्वारा खर्च किए जाने वाली चुनावी राशि का निर्धारण भी चुनाव आयोग ही करता है। और पांचवा है, मतदाताओं के लिए मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का कार्य भी चुनाव आयोग करता है। और छठवां है, इसके अतिरिक्त शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव के संबंध करवाने, चुनाव याचिकाओं पर सरकार को परामर्श देने तथा चुनाव याचिकाओं पर तथा चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवारों को की पात्रता देने तथा चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवारों को पात्रता देने के निर्धारण का कार्य भी चुनाव आयोग करती है। सातवां है, संवेदनशीलता के आधार पर संवेदनशीलता के आधार पर मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित करने का कार्य भी चुनाव आयोग करता है और ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था भी करता है।